साथियों, हम तैयारी कर रहे थे प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एमपी वर्ग 3 की। और ये जो सीरीज़ है ये एमपी वर्ग 3 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ही थी। और ये कक्षा 7वीं की संस्कृत थी, जहाँ पर पाठ हमने कवर कर लिए थे। और एक वीडियो जो लास्ट में व्याकरण दी हुई होती है, उसका एक वीडियो भी अपलोड हो गया था। ये दूसरा वाला वीडियो है जो व्याकरण थोड़ी सी रह गई थी। और यहाँ पर बिल्कुल आसान व्याकरण दी हुई है। कक्षा 7वीं का जो स्तर है उसी स्तर के अनुसार केवल उदाहरणों को बताया गया है। और सामान्य रूप से तो आपको बिल्कुल सामान्य रूप से ही पढ़ना है, क्योंकि जो आगे क्लासों में संस्कृत आएगी उसमें विशिष्ट रूप से बताने की कोशिश की जाएगी। चलिए, यहाँ पर दिया क्या हुआ है, स्वर संधि दी है, संधियाँ दी हुई हैं, जिसमें स्वर संधेः भेदाः तेषाम अभ्यासम प्रयोगः अभ्यासः च, मतलब स्वर संधि है और उसके प्रयोग और अभ्यास को यहाँ पर बताया है। सबसे पहले दीर्घ संधि दी हुई है, जिसका नाम सवर्ण दीर्घ संधि भी होता है। और इसमें होता क्या है कि सवर्ण हो, यहाँ पर आ दिया हुआ है तो यहाँ भी साइड भी आ और आ हो और इस साइड भी आ और आ हो। जैसे यहाँ पर हिमालय दिया है, हिम प्लस आलय, तो हिम जो है, हिम में माँ है तो माँ को ऐसा हलंत करेंगे यहाँ तो आ निकल जाएगा इसका बाहर। तो हिम में आ है और यहाँ पर छोटा आ या बड़ा आ सामने होना चाहिए, तो ये भी है, तो क्या हो जाएगा, हिमालय बनेगा। इसी प्रकार से ये तो था आ और आ का उदाहरण। ऐसा ही ई और ई का उदाहरण है, जिसमें रवि प्लस इंद्रः हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रविंद्रः। तो रवि में भी एक ई है छोटी वाली, और यहाँ पर भी ई है, तो छोटी या बड़ी कोई सी भी ई रहे लेकिन सवर्ण होना चाहिए, तो रविंद्रः हो जाएगा। इसी प्रकार से ई, उ, री और री तीनों के उदाहरण दिए हुए हैं। तो दिया क्या हुआ है, भानुदय। और आप लोगों ने देखा होगा प्रतियोगी परीक्षाओं में इन्हीं से लेकर के और संधियाँ पूछ लेते हैं। तो मतलब इन्हीं पाठों से जो आपके पाठ ये कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं है ये। इसी प्रकार से भानुदय दिया है, भानु प्लस उदय, यहाँ पर भी उ है, ना में उ है ना को ऐसा आधा करेंगे, उ को स्वर को निकाल लेंगे तो उ यहाँ आ जाएगा, और उदय है ही। इसी प्रकार से पितृ प्लस ऋणम, पितृणम है, बिल्कुल सेम, री की मात्रा ता के अंदर दी हुई है। आगे गुण संधि है। गुण संधि के भी बारे में आप लोगों को पता होगा कि आगे तो आ या आ होगा। क्या होगा, आगे आ या आ, उसके बाद में असमान स्वर होगा। असमान स्वर में भी कौन सा, ई, उ, री और ली होगा। तो जब आ और आ के बाद ई और ई होगा तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसको, ए, एड़ी वाला ए। जैसे सुर प्लस इंद्रः, सुरेंद्रः, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सुर में आ है और यहाँ ई है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए की ये मात्रा चढ़ जाएगी। इसी प्रकार से आ और आ के बाद यदि उ या उ आए तो उसको ओ हो जाता है। तो महा प्लस उत्सवः, महोत्सवः बनता है। यहाँ पर महा है तो महा में आ दिया है, आ छोटा हो या बड़ा हो दोनों चलेंगे। उसके बाद में उ दिया है तो असमान स्वर है ना उ, तो जब आ और उ मिलेंगे तो ओ होगा, तो महोत्सव। इसी प्रकार से आ और री मिलेंगे तो अर हो जाएगा, तो देव प्लस ऋषि देवर्षि होगा। इसी प्रकार से आ और री के मिलने पर अल होता है तो तबलकार बनेगा। तव प्लस लकार तबलकार बनेगा, अल हो जाएगा ना इस री के स्थान पर, आ और री के स्थान पर। आगे वृद्धि संधि दी है, तो वृद्धि संधि में क्या होता है कि आगे तो आ और आ रहेंगे। देखिए गुण में भी वैसा ही है, लेकिन वृद्धि में थोड़ा सा यहाँ स्वर बस चेंज हो गए हैं। तो आगे आ और आ हैं, उसके बाद में ए एड़ी वाला हो या फिर आई वाला हो या फिर ओ हो या फिर आओ हो, तो ये वर्ण होना इसके बाद में जरूरी है। पहला दिया हुआ है सदा प्लस एव, तो यहाँ पर एव दिया है ना, ए एड़ी वाला, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर कौन सी संधि होनी है, वृद्धि संधि होनी है। तो सदा प्लस एव सदैव बनेगा। इसी प्रकार से अत्र प्लस एव अत्रैव बनेगा। महा प्लस औषधि महौषधि बनेगा। इसी प्रकार से महा प्लस ओजस्वी महौजस्वी बनेगा, क्योंकि यहाँ पर औ था, यहाँ पर ओ है। ठीक है, अब है यण संधि। देखिए यण संधि में क्या होता है कि ई, उ, री और ली दिए हुए होते हैं। ई, उ, री और ली। अब क्या कह रहे हैं, इसके बाद में कोई असमान स्वर हो, और जो संधियाँ थीं उनमें तो आगे आ था, लेकिन यहाँ पर ई, उ, री और ली दिए हुए होंगे। और उसके बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए, आ जाए, ई आ जाए, उ आ जाए, री आ जाए या ली आ जाए, ये
तो क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर तो हो जाएगा क्या, या, ऊ के स्थान पर हो जाएगा वा, री के स्थान पर हो जाएगा रा, और री के स्थान पर हो जाएगा ला। ठीक, इतना होता है यहाँ पर। पहला दिया हुआ है प्रति प्लस एकः, क्या दिया है, प्रति प्लस एकः। तो कोई भी असमान स्वर हो, आ, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, कोई सा भी असमान स्वर होना चाहिए। तो यहाँ पर असमान स्वर ए एड़ी वाला है। आगे अपन ने देख लिया कि ई है, तो प्रति प्लस एक क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा, या हो जाएगा, ई के स्थान पर या हो जाएगा। ठीक है, तो जब ई के स्थान पर या हो जाएगा तो जो ए वाली ये मात्रा है ये या के ऊपर चढ़ जाएगी। समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। तो प्रत्येक बनेगा। यदि प्लस अपि है तो यद्यपि बनेगा, क्योंकि जो यदि में ई है उस ई के स्थान पर या हो जाएगा, और या अपना एक पहले से है, दा हलंत हो जाएगा क्योंकि ई निकल जाएगी, और ई के स्थान पर या हो जाएगा, और जो ये आ था अपि में ये मिल जाएगा, तो ये जो हलंत या है ये पूरा हो जाएगा, और पी जैसा का तैसा है तो यद्यपि बनेगा। और यद्यपि अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, यद्यपि, विद्यालय जैसा। इसी प्रकार से ऊ के स्थान पर वा होता है, जैसे स्वागतम दिया है तो सु प्लस आगतम, सु का जो ऊ है उसके स्थान पर वा हो गया, और बड़ा वाला आ वा में मिल जाता है तो स्वागतम बनता है। इसी प्रकार से मधु प्लस अरि ही होता है, मध्वरी होता है, तो मधु का ऊ जो है उसके स्थान पर भी वा होता है तो मध्वरी हो जाता है, क्योंकि ऊ की जब मात्रा निकलेगी तो जो धा है वो हलंत हो जाएगा, और हलंत होने के कारण से यहाँ पर मध्वरी बनेगा। आधा लिखा है ना, मध्वरी। इसी प्रकार से री के स्थान पर रा होता है, तो वहाँ पर भी पितृ प्लस आज्ञा दिया हुआ है। चलिए, इसी प्रकार से लरी का भी आप लोगों को लगाना है। तो लरी जो है इसके स्थान पर ला होता है, तो लरी प्लस अकारः, लकारः होता है ये, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर पूरा डायग्राम बना के इन्होंने दिया है कि ई के बाद यदि कोई असमान स्वर है तो या होता है, ऊ के बाद यदि कोई असमान स्वर है तो वा होता है, री के बाद यदि कोई असमान स्वर है तो रा होता है, और री के बाद यदि कोई असमान स्वर है तो ल हो जाता है। ये ट्रिक मान लें, या फिर बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को यहाँ पर ये स्वर संधि समझने को मिली है। बिल्कुल इतना ही होता है और कुछ नहीं होता, आपको इसके आगे कुछ नहीं समझना है। देखिए इसी प्रकार से यदि अयादि संधि का पूछा जाए तो अयादि में क्या होता है वो भी आप लोगों को यहाँ पर आसान शब्दों में बताया है। यदि असमान स्वर अग्रे आगच्छति तदा, यदि आगे असमान स्वर आता है तो देखिए इसके पहले अपन ने जो संधि पढ़ी थी वहाँ पर पीछे ए ओ ऐ औ ये पढ़े थे अपन ने, लेकिन यहाँ पर क्या है, आगे रहेंगे ए एड़ी का आई एनक वाला, या फिर ए रहेगा, आई रहेगा, ओ और औ आगे रहेंगे, उसके बाद में कोई असमान स्वर होगा तो क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर आय हो जाएगा, आई के स्थान पर आय हो जाएगा, औ के स्थान पर ओ के स्थान पर औ होगा, और आई के औ के स्थान पर आओ हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है केवल। यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं, जैसे ने दिया है तो ने प्लस अनम नयनम, नयन शब्द था, नयन शब्द का विच्छेद करेंगे तो ने प्लस अनम होगा, और ने का जो एक की मात्रा यहाँ पर दी हुई है उसके स्थान पर क्या हुआ, आय हुआ, तो क्या होगा, नय हो जाएगा, क्योंकि ना जैसा का तैसा है, और जब निकला तो जो निकला इससे तो ये हलंत हो गया, यहाँ पर आ हो जाएगा, नम दिया ही हुआ है तो नयनम हो जाता है। ये पूरा कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल से आसान है, नयनम बनेगा, ने प्लस अनम नयनम। इसी प्रकार से गई प्लस अकह गायकः, गायक में भी वैसा ही हुआ है। यहाँ पर आई का उदाहरण दिया है, आई था आगे जो कि गई दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऐसा आप लोग देख लें, गा ये हलंत है, और इसके बाद जो आई है, आई के स्थान पर क्या हुआ, आय हुआ। ठीक है, आय अपन ने कर दिया। फिर इसके बाद में क्या था, गई प्लस अक। अब इन सबको अपन मिला देंगे, क्या बनेगा, गा बड़ा हो जाएगा, ये आ उसमें मिल जाएगा, गा हो जाएगा। यहाँ पर या है, ये भी हलंत है, तो जो आ है अक का ये या में मिल जाएगा, और का ये जैसा का तैसा, तो गाय कहा हो जाएगा ऐसे। इसी प्रकार से अब आगे ओ का उदाहरण दिया है, जहाँ पर ओ के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो उसको औ हो जाता है, जैसे पो प्लस अनह, पवनह हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पो को क्या हुआ है, पौ हुआ है, ओ को औ हुआ है, सीधा सीधा कहें। इसी प्रकार से औ को आओ हो जाएगा, तो जो पऊ है उसको पाव हो जाएगा।
होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। पऊ को पाव हुआ, अयादि संधि है और जो पऊ के अंदर औ है उस औ को हुआ था, औ को आव हुआ था, पा हलंत था तो बाद में जुड़ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप लोगों को लगाना है, बिल्कुल से आसान है और आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा। आगे पूर्व रूप संधि दी है। देखिए पूर्व रूप संधि का एक उदाहरण दिए हुए हैं, वनेपि दिया है। तो यहाँ पर वनेपि उदाहरण में बने प्लस अपि बनेगा और जो आ है इसके स्थान पर अवग्रह का चिन्ह हो गया। इसी प्रकार से यहाँ भी है, कोपी शब्द दिया है तो ऐसा चलेगा, को प्लस अपि हो जाएगा। यहाँ पर भी अवग्रह ही हुआ है, बिल्कुल आसान है। तो ये तो रहा अपना स्वर संधि का। देखिए अब है व्यंजन संधि। तो यहाँ पर व्यंजन संधि के अलग अलग भेद करके नहीं बताए हैं, केवल ये बताया है कि व्यंजनों के मेल से व्यंजन संधि होती है। ऐसा अपन को बाद में आगे पढ़ने को मिलेगा। ष्टुत्व, श्चुत्व, चरत्व, जस्त्व, ये सारी की सारी संधियाँ आगे अपन को पढ़ने को मिलेगी। यहाँ केवल अपन को ये उदाहरण देखना है क्योंकि आसान लेवल है कक्षा 7वीं का। पहला दिया है सत प्लस जनः। सज्जनः दिया है, ये बच्चों को बताने के लिए है कि ता और ज दोनों के दोनों कैसे हैं, व्यंजन हैं और इन व्यंजनों के स्थान पर वर्ण हुआ है। ता के स्थान पर क्या हुआ, तो यहाँ पर ता के स्थान पर जा हुआ है, ता के स्थान पर जा हुआ है। कैसे हुआ, तो ये तीसरा वर्ण है च, छ, ज। और एक चीज़ और यहाँ पर होती है कि जो आगे जो जा परे रहते वर्ग का कौन सा अक्षर पीछे है उसके हिसाब से यहाँ पर परिवर्तन होता है। लेकिन अभी अपन को केवल उदाहरण ही देखना है, आगे कुछ नहीं सोचना है। आपको आगे सारे के सारे नियम सब कुछ आगे स्पष्ट किए जाएंगे, यहाँ केवल अपन उदाहरण देखेंगे। आगे सत प्लस चित दिया है, सच्चित दिया है, ता के स्थान पर च। कस प्लस चित दिया है, कश्चित दिया है, सा के स्थान पर शा हुआ है। आगे दिक् प्लस गजह दिया हुआ है, दिग्गजह दिया है, पा के स्थान पर गा हुआ है। इसी प्रकार से अच प्लस अंतः दिया है, अजंतः दिया है, चा के स्थान पर जा हुआ है। जगत प्लस ईशः दिया है, जगदीशः दिया है, ता के स्थान पर दा हुआ है। आगे शुभ प्लस अंतः सुबंतः दिया है, बुध प्लस धी बुद्धि दिया हुआ है और सद प्लस कार सत्कार, दा के स्थान पर ता हुआ है। इसी प्रकार से आगे दिया हुआ है मा इत्यस्य अनंतरम यदि कोपि व्यंजन वर्णः भवति तदा मा इत्यस्य अनुस्वारम भवति। क्या कह रहे हैं कि यदि माँ के बाद कोई व्यंजन वर्ण हो तो उसको अनुस्वार हो जाता है। ये अनुस्वार संधि है और अभी अपन यहाँ पर ये सामान्य उदाहरण देख रहे हैं। आगे इसका पूरा नियम देखेंगे जो कक्षा 9वीं और 10वीं की किताब में व्याकरण आएगी। क्या दिया है, सत्यम वद, तो सत्यम माँ के बाद में व्यंजन आया हुआ, पुस्तकम पठति, पुस्तकम पठति, ऐसा। इसी प्रकार से यदि माँ इत्यस्य अनंतरम स्वरवर्णम भवति तदा माँ इत्यस्य अनुस्वारः न भवति। क्या कह रहे हैं कि यदि माँ इत्यस्य अनंतरम, जो माँ ये दिया हुआ है पुस्तकम में, इस माँ के बाद में यदि क्या हो, कोई स्वर हो, अभी तो व्यंजन की बात थी, लेकिन यदि कोई स्वर हुआ तो ये स्वर है आ, तो क्या हो जाएगा फिर, तो इसके स्थान पर अनुस्वार ना भवति, अनुस्वार नहीं होगा। माँ इत्यस्य अनुस्वारम ना भवति, फिर अनुस्वार नहीं होगा। ये कह रहे हैं, जैसा का तैसा लिख देंगे। सत्यम अस्ति, जो सत्य ये दिया हुआ है ना, सत्यम प्लस अस्ति, सत्यम अस्ति, ऐसा चलेगा। तो ये तो थी व्यंजन संधि। तो संधियों को भी आसान रूप में यहाँ पर समझाया है और यहाँ समास भी बिल्कुल आसान रूप में समझा दिए गए हैं। तो इनको भी अपन बिल्कुल सामान्य शब्दों में समझेंगे। आगे दिया हुआ है शब्दानाम अर्थानुसारम योजनम समासः, मतलब शब्दों का अर्थ के अनुसार योजन करना, जोड़ना समास है। जैसे रामस्य भक्तः, राम भक्तः, कार्यस्य आलयः, कार्यालयः, ये। आगे इसी प्रकार से तत्पुरुष समास के उदाहरण दिए हुए हैं। राष्ट्र भक्तः, राष्ट्रस्य भक्तः, चौर भयम, चौराद भयम, दीन दानम, दीनाय दानम, राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः, कर्मधारय समास के उदाहरण दिए हैं। और ये उदाहरण, ऐसे उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं जो वहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अभी आपको केवल ये याद रखना है कि यहाँ पर कर्मधारय समास है। नील कमलम, क्या दिया है, नीलम कमलम,
कृष्णसर्पः, कृष्णः सर्पः। घनश्यामः, घन एव श्यामः, ऐसा चलेगा। आगे द्विगु समास दिया है जो कि संख्यावाची होता है। पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहारः पंचवटी। अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः अष्टाध्यायी बनेगा। इसी प्रकार से द्वंद्व समास में क्या होता है, तो अत्र पदद्वयम प्रमुखम भवति, यहाँ पर दो पद प्रमुख होते हैं, जैसे कि राम लक्ष्मणौ, राम च लक्ष्मण च, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं रामश्च लक्ष्मणश्च। आगे कृष्णार्जुनौ, कृष्ण च अर्जुनः च, कृष्णः च अर्जुनः च, कृष्णश्च अर्जुनश्च, ऐसा। आगे बहुव्रीहि समास है, यहाँ पर अन्य पदस्य अर्थस्य प्रधानता भवति, मतलब अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे पीताम्बर दिया हुआ है, पीताम्बरः, तो पीतम अम्बरम यस्य सः, जिनका कपड़ा पीला है, पीतम अम्बरम यस्य सः, वो भगवान विष्णु। इसी प्रकार से चंद्रशेखरः, चंद्र शेखरे यस्य सः, जिनके माथे पर चंद्रमा है, शिखर पर चंद्रमा है, वो भगवान शिव जी। ऐसे बहुब्रीहि समास, चंद्रशेखर दिया था लेकिन अन्य पद की प्रधानता है। अब है अव्ययी भाव समास, तो ये अपन सामान्य रूप से केवल उदाहरण पढ़ रहे हैं। प्रथम शब्दः अव्ययः भवति, यहाँ पर बता दिया कि जो प्रथम शब्द होता है वो अव्यय होता है अव्ययी भाव समास में। जैसे यहाँ उपकृष्णम में उप अव्यय है, यहाँ पर प्रति अव्यय है, यहाँ यथा अव्यय है, और आप लोगों को याद कर लेना है बहुत सारे अव्ययों को, उपसर्गों को याद कर लेना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम, विग्रह करके दिया है ये, प्रतिग्रहम ग्रहम ग्रहम प्रति, यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य, ये। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बता दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर शॉर्ट में ही सीखना है। इतने उदाहरण आपको याद करने हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, किस समास के ये उदाहरण हैं, आपको केवल रटना है, ये याद करना है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको याद ही करना होता है, बार बार आप रिपीट करेंगे आ जाएगा, और ये पूछा भी जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये छोटा छोटा करके आपका बहुत कुछ संग्रह हो जाएगा, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब चलते हैं, यहाँ पर अव्यय परिचय दिया हुआ है, अव्ययों का परिचय है, और कभी कभी पूछ लिया जाता है, एक बहुत बड़ा वाक्य दिया हुआ होता है, वहाँ पर लिखा हुआ होता है डैश 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 जाता है, ये होता है, ये जा रहा है, ये हो रहा है। पूछ लेंगे वहाँ पर कि यहाँ पर कितने अव्यय हैं, ये प्रश्न रहेगा। तो यहाँ पर कुछ अव्ययों का परिचय आपसे कराया जा रहा है। पुरा मतलब क्या होता है, प्राचीन, ये सब अव्यय हैं। तत्र मतलब वहाँ, तत्र अव्यय है। सत्वरम, सत्वर मतलब होता है शीघ्र, ये भी एक अव्यय है। पुनः, फिर से, ये भी एक अव्यय है। अधः, नीचे, ये भी एक अव्यय है। परितः, चारों ओर, ये भी एक अव्यय है। उच्चैः अव्यय है। तथा अव्यय है। अतः अव्यय है। सर्वत्र अव्यय है। बहिः मतलब बाहर होता है, आप लोग देखते चले, यहाँ पर मैं बोल नहीं रहा हूँ उसका अर्थ। धिक् धिक्कार, पुरतः सामने, यदा जब, तदा तब, मा मत। तो केवल यहाँ सातवीं में आपको इतने ही अव्ययों को कंप्लीट करना है, इतने आप लोग अव्यय ध्यान से याद कर लें, और इन अव्ययों का अर्थ भी याद कर लें। और क्या दिया हुआ है, लिंग वचन विभक्ति द्वारा अपरिवर्तनीय शब्दः अव्ययः। बिल्कुल आसान शब्द में यहाँ पर कहा कि लिंग वचन और विभक्ति के द्वारा जो अपरिवर्तनीय हो, जिनका कोई परिवर्तन ना हो, एक जैसे चलते हैं सभी लिंगों सभी विभक्तियों में, कहते हैं ना सर्वाशु विभक्तिषु अव्ययम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, ऐसा वही वाला। चलिए आगे यहाँ पर उसी क्रम में प्रत्यय दिए हुए हैं बहुत आसान शब्दों में, तो इन प्रत्ययों के भी उदाहरणों को आपको सीखना है। तो प्रत्यय दिया हुआ है, इसका अर्थ होता है कर या फिर करके, इस अर्थ में इसको प्रयोग किया जाता है। देख लेते हैं। पहला है पठित्वा शब्द, इसमें पठ धातु है और त्वा प्रत्यय है। अर्थ क्या होगा, पढ़कर। इसी प्रकार से लिख धातु में त्वा प्रत्यय लगने पर लिखत्वा बनता है, लिखकर इसका अर्थ होता है। आगे भू धातु में त्वा प्रत्यय लगकर भूत्वा शब्द बनता है और इसका अर्थ क्या होता है, होकर अर्थ होता है इसका। आगे क्रीड धातु है और त्वा प्रत्यय है, तो क्या बनेगा शब्द, क्रीडत्वा बनेगा। इतने शब्द आपको याद करने हैं बिल्कुल। और इसका अर्थ क्या होता है, खेल कर। आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि क्रीडत्वा का प्रकृति प्रत्यय अलग करके बताइए, या फिर कौन सा यहाँ पर प्रत्यय जुड़ा हुआ है, कौन सी धातु है।
तो आपको वहाँ टिक करना पड़ेगा कि क्रीड धातु और त्वा प्रत्यय क्रीडत्वा बनेगा ऐसे। इसी प्रकार से यहाँ पर ल्यप प्रत्यय दिया है, तो कर और कर के इत्यर्थे ल्यप भवति, मतलब कर के अर्थ में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ल्यप प्रत्यये धातोः पूर्वम उपसर्गः भवति। अब यहाँ पर ये एक चीज़ अपन को सीखने को मिली कि ल्यप प्रत्यय में धातु के पूर्व में क्या होता है, उपसर्ग होता है, और उपसर्ग को जोड़ करके ल्यप प्रत्यय बनता है। और ये ल्यप प्रत्यय कैसा होता है, ध्यान से ये आपको याद रखना है हमेशा। जब ल्यप प्रत्यय होगा त्वा के स्थान पर ल्यप होता है, ये भी आप लोग याद रखें। देख लेते हैं, पहले दिया हुआ है सम उपसर्ग पूर्वक पठ धातु से ल्यप प्रत्यय होने पर क्या बनेगा, संपठ्य बनेगा। ये बी उपसर्ग पूर्वक लिख धातु से ल्यप प्रत्यय लगने पर विलिख्य बनेगा। आगे उप उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से ल्यप प्रत्यय होने पर क्या बनेगा, उपकृत्य बनेगा। यहाँ पर क्या क्या है पहले एक बार और देख लें। यहाँ पर उप अपन ने आगे उपसर्ग लिया है, जो उपसर्ग होते हैं ना 22, प्रा परा अप सम अनु अव निश निर दुस दुर बी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप, ये वाले। तो उप उपसर्ग हुआ, क्री एक धातु लिया अपन ने और उपसर्ग क्या लिया, ल्यप, तो ल्यप प्रत्यय लिया। हाँ, उप उपसर्ग है और क्री धातु है और ल्यप प्रत्यय है। शब्द क्या बना, उपकृत्य शब्द बना, उपकार करके जिसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर अपन ने 2 प्रत्यय समझ लिए हैं। आगे 2 और हैं, तुक ता प्रत्यय है, का और ता, और एक है तबतु, आधा का ता वा और तू, ये वाला। तो ये 2 प्रत्यय ऐसे हैं, इनकी विशेषता क्या है, ये भूतकालार्थ के प्रत्यय हैं, मतलब इनका प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। ठीक है, भूतकाल के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे दिया हुआ है खाद धातु है, देखिए एक सामने शब्द ही दे दिए हैं कि इस धातु से बनने वाला शब्द ऐसा बनेगा। खाद धातु है, तो जब इसमें ता प्रत्यय लगेगा तो कौन सा शब्द बनेगा, खादितः बनेगा। और जब केतवतु बनेगा तो खादितवान। इसी प्रकार से हस धातु का हसितः हसितवान, पठ धातु से पठितः पठितवान, लिख धातु से लिखितः लिखितवान, क्री धातु से कृतः और कृतवान। आगे क्रीड धातु से क्रीडितः क्रीडितवान बनेगा। तो इतना आपसे बन जाएगा। आगे अब उपसर्गों की भी चर्चा यहाँ पर कर दी, देख लेते हैं उपसर्गों को भी। उपसर्गः धातोः शब्दस्य वा पूर्वे प्रयुज्यते। जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द या फिर धातुओं के पहले प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान से, उपसर्गेण धातोः शब्दस्य वा अर्थ परिवर्तनम भवति, मतलब उपसर्ग से धातु और शब्द के अर्थ का परिवर्तन होता है, स्वयं उपसर्ग परिवर्तित नहीं होता। 22 संख्यकाः उपसर्गाः भवन्ति। कितने होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। छात्राः षष्ठ कक्षायां पठितवन्तः, छात्रों ने कक्षा 6वीं में पढ़े हैं। संक्षेपेण अत्र प्रदीयन्ते या प्रदीयन्ते, यहाँ पर संक्षेप में दे रहे हैं। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यः प्रतीयते। ध्यान से, प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत, ये एक श्लोक दिया हुआ है जहाँ पर अब देख लें पूरे के पूरे उपसर्गों की चर्चा नीचे है क्रमशः, और एक एक शब्द का प्रयोग उपसर्ग के अनुसार कर दिया है। पहले शब्द दिया है, उसका अर्थ दिया है, फिर उपसर्ग दिया है और उसमें उस शब्द में उस उपसर्ग को लगाकर बताया है और उसका अर्थ परिवर्तित करके बताया है। देख लेते हैं। एक धातु थी, क्या शब्द था, एक गच्छति, इसका अर्थ होता है जाता है। अब है अनुगच्छति। अनुगच्छति जो अनु उपसर्ग है, हाँ अनु उपसर्ग है, और इस जब गच्छति में अनु उपसर्ग जुड़ेगा अनुगच्छति शब्द बनेगा। अर्थ क्या हो जाएगा, पीछे जाता है। ठीक। करोति है, अर्थ है करता है, करोति का उपसर्ग अपन ने इसमें अनु जोड़ा तो अनुकरोति हो जाएगा। इसी प्रकार से गच्छति में गच्छति में अपन ने जोड़ा आ उपसर्ग तो आगच्छति हो जाएगा। करोति में उप उपसर्ग जोड़ा उपकरोति। धावति में अनु उपसर्ग जोड़ा अनुधावति। भवति में उत जोड़ा तो उत भवति। हरति में प्रा जोड़ा प्राहरति। जयते में परा जोड़ा पराजयते हो जाएगा। ठीक, कितना आप लोगों से बन जाएगा। और यहाँ पर निबंध रचना दी हुई है, अपन को ये निबंध रचना की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल से ही है।
निबंध तो बच्चों के लिए जो याद करना है उनको। यहाँ पर प्रश्न पत्र दिया हुआ है जो पहले पूछे गए होंगे, ये बच्चों के हिसाब से ही है, कोई दिक्कत नहीं, अपन को यहाँ पर कुछ नहीं लेना देना। अपना केवल इतना ही था कि अपन को अभ्यास करना था कि कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में आखिर दिया क्या है। तो ये अपना कक्षा 7वीं भी कंप्लीट हो गई है। आप लोग ये उपसर्ग ध्यान से देख लें, यहाँ थोड़े से उपसर्ग दिए हैं क्योंकि आगे की क्लासों में और उपसर्ग देंगे। ये एक लेवल है, कक्षा 7वीं के लेवल का यहाँ पर बताया है पूरा का पूरा। तो आपको इतना याद करना है, जितना यहाँ मिलता जा रहा है याद करते चले, आगे के हिसाब से आगे याद करेंगे अपन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप लोग अपने इस चैनल से इसी प्रकार से जुड़े रहें, अपने मित्रों को शेयर करें और आप लोग भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी जो आपकी वर्तमान में वर्ग 3 होने वाली है, ये सारे के सारे वीडियो आपको वहाँ पर काम में आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।